एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार एसटीईटी में कॉमर्स के लिए जो वैकेंसी दक्षता परीक्षा के लिए जो फॉर्म फिलअप किए गए थे उसका तीसरा टॉपिक था उद्यमिता। कोड संख्या थी 211। उद्यमिता पर संबंधित कुछ मुख्य मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा उद्यमिता और मानव गतिविधियाँ। इसी पर आधारित आज का हमारा टॉपिक होगा और आगे आने वाली इसकी सीरीज जो रहेगी जिसमें उद्यमिता पर आधारित जो हमारे 3-4 टॉपिक हैं उसको फिनिश करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम इस टॉपिक में न रह जाए। चलिए अभ्यर्थियों, इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी जो कुछ मुख्य बातें होंगी आपको समझ में आ जाएगी। यदि अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, जिससे कि आगे आने वाली जो दूसरी तीसरी सीरीज होगी जिसमें उद्यमिता मैं फिनिश करूंगा वह आपके पास उपस्थित रहेगा। चलिए उद्यमिता के बारे में सबसे पहले यह जान लेते हैं कि उद्यमिता होती क्या है, उद्यमिता किसे कहते हैं। हमारा यह पेपर कोड 211 जो मिला हुआ है वह सिलेबस में है और इसके द्वारा आखिर क्या चाहती है हमारा यह परीक्षा बोर्ड जो है उसके वह हमसे क्या उम्मीद करती है कि हमें जानना चाहिए। दूसरी बात एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में जहां जहां आप अंडरलाइन देख रहे हैं वहां से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, अतः इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखें जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। अब प्रश्न यहाँ यह है कि उद्यमिता किसे कहते हैं। तो उद्यमिता वह व्यवसाय है, उद्यमिता एक प्रकार का व्यवसाय को कहा जाता है। यह व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से सभी व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है, अर्थात मैनेज एंड इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात उसके हाथ में जो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के बाद जो होती है वह होती है कि व्यावसायिक गतिविधियां ऐसी कौन कौन सी हो रही है जिससे कि उसको मैनेज किया जा सके तथा उसका कंट्रोल कैसा हो और वह नियंत्रण कैसे में रहे। इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, उद्यमिता का अर्थ होता है यह एक व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है और व्यवसाय हम किस लिए करते हैं तो लाभ कमाने के उद्देश्य से। यहाँ प्रश्न बनता है कि लाभ का उद्देश्य क्या है, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, तो वह है लाभ कमाना। और लाभ कमा करके हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक गतिविधियों को जब लाभ कमाने लगते हैं तो उसका और हम आगे गतिविधि में तेज़ी लाते हैं और उसका अर्थ यह होता है कि आपका प्रबंधन बहुत अच्छा है और आपका नियंत्रण बहुत अच्छा है, तो इस चीज़ को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस पर कुछ परिभाषाएं दी हैं, परिचय दिया है। परिभाषा से अभिप्राय है परिचय को लेकर के ही है कि उद्यमिता किसी भी कार्य का नया, किसी भी प्रकार का नया कार्य होता है। उद्यमिता क्या है, किसी प्रकार का नया कार्य है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि यह क्या है, उद्यमिता किसी भी प्रकार का नया कार्य क्या है, यह एक नया कार्य है। इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो उद्यमिता क्या होता है, एक प्रकार का नया कार्य है जो एक व्यवसाय के कल्याण पर असर डालता है। अर्थात जब आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है, अर्थात वह कितना हमारे लिए उपयोगी है, अर्थात कितना कल्याणकारी है, इस पर निर्भर करता है। यह बात किसने कही थी, तो जोसेफ ए शुम्पीटर ने कहा था। फिर से रिपीट करता हूँ, उद्यमिता किसी भी प्रकार का नया कार्य है जो एक व्यवसाय के कल्याण पर असर डालता है, व्यवसाय के कल्याण पर असर डालता है, ये जोसेफ ए शुम्पीटर ने कहा था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे महानुभाव हैं उनका क्या कहना है। तो उद्यमिता किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की उद्देश्यपूर्ण स्थिति है। सही बात है, हम उद्योग क्यों शुरू करते हैं, उद्यमिता क्यों करते हैं, उसमें एक या एक से अधिक लोग जुड़े होते हैं। हम कोई भी काम जब करने चलते हैं, व्यवसाय करते हैं तो अकेले नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों की उद्देश्यपूर्ण स्थिति होती है जो आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण के द्वारा लाभ को आरंभ करने, बनाए रखने एवं बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। इसलिए कहा गया है कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह की उद्देश्यपूर्ण स्थिति है जो आर्थिक वस्तुओं
जो हम काम करते हैं उसमें कुछ न कुछ वस्तु भी होता है और सेवा का भी अभिप्राय होता है। बिना सेवा के कार्य नहीं हो सकता और उससे हमें कुछ लाभ मिलता है। इसलिए कहा गया है कि जो आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण द्वारा लाभ को आरंभ करने, बनाए रखने या बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ये किसने कहा था? एच कोल साहब ने कहा था। किसने कहा था? एच कोल साहब ने कहा था। अब आगे बढ़ते हैं। इस उद्यमिता की क्या आवश्यकता है? जैसा मैंने शुरू में बताया कि हमें उद्यमिता पाठ पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, अर्थात इसकी तैयारी को हमें क्यों करना है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसको गठन किया है। इस सिलेबस को रखा है हमारे कंपटीशन के लिए, विषय में रखा हुआ है कि उद्यमिता के बारे में हमें जानना चाहिए। उद्यमिता क्या है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? तो इसके पहला उद्देश्य होता है राष्ट्र की जीवन रेखा है, अर्थात हम जानते हैं कि व्यापार जब तक नहीं होगा देश विकास नहीं करेगा, राष्ट्र विकास नहीं करेगा। इसका हम उदाहरण देखते हैं कि आए दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि बाहर से आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। तो क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, राष्ट्र में नई क्रांति आएगी। किस क्षेत्र में? तो रोजगार के अवसर देंगे, समाज को लाभ मिलेगा तथा उद्योगों का विकास होगा। आए दिन हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो है कि हमेशा कहते रहते हैं कि आकर के आप लोग बाहर से उद्योग लगाइए। तो उद्योग लगाने से क्या होता है, तो राष्ट्र की जीवन रेखा बदलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो जो रोजगार होगा तो क्या होगा कि समाज को इसका लाभ मिलेगा, अर्थात समाज का विकास होगा आर्थिक उन्नति से, और साथ ही साथ उद्योग का भी विकास होगा। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें क्या करना है, उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि उद्यमिता के बारे में क्या कहा गया। विस्तृत रूप से देखते हैं कि किसे कहते हैं, क्या है, कैसे है। यह एक सामाजिक विकास है। व्याख्या है कि उद्यमिता क्या है। यह एक सामाजिक, आपसे प्रश्न बनता है कि उद्यमिता का क्या अर्थ होता है, तो आपका प्रश्न बनेगा कि यह एक सामाजिक विकास तथा राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। कौन? उद्यमिता। उद्यमिता पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उद्यमिता किसे कहते हैं? यह सामाजिक विकास तथा राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उद्यमिता की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। क्या कारण है कि हमें उद्यमिता करनी चाहिए, चाहे उद्यमिता हमें क्यों आवश्यक है? तो इससे क्या होता है, ऊपर में ही बताया गया है, इससे राष्ट्र की जीवन रेखा है, अर्थात इससे क्या है कि राष्ट्र का निर्माण होता है। यह किस प्रकार से जीवन रेखा है? औद्योगिकीकरण, अर्थात जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, कारखाने लगाते हैं, व्यापार उद्योग लगाते हैं, तो औद्योगिकीकरण किसी भी देश के विकास और विकास से जुड़े रखने की मदद मिलता है। क्या कहा गया है? औद्योगिकीकरण किसी भी देश के विकास और विकास को जोड़ने में मदद करता है। प्रश्न यहाँ यह बनता है कि यह राष्ट्र निर्माण में उद्यमिता किस प्रकार से हमारे लिए सहायक है। तो इसमें सहायक से अभिप्राय यह है कि औद्योगिकीकरण किसी भी देश के विकास और विकास से जुड़े हुए जो हमारे मुद्दे होते हैं, उसी से राष्ट्र की जीवन रेखा जुड़ी होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को विकास के लिए अधिक से अधिक उद्यम स्थापित करनी चाहिए। इस ऊपर से ही मैंने स्पष्ट किया है। क्यों? कि इसलिए अधिक से अधिक उद्यम स्थापित करेंगे तो इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, और जिससे अधिक से अधिक लोगों का क्या होता है, विकास होता है। इसलिए कहा गया है कि यह क्या है, राष्ट्र की जीवन रेखा है। कौन? तो उद्यमिता। उसके अंतर्गत क्या होते हैं, राष्ट्र के निर्माण, अर्थात वहाँ पर हम लोग औद्योगिकीकरण का विकास करते हैं, और इससे क्या है कि राष्ट्र के जीवन रेखा का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे क्या होगा, उद्यमिता और रोजगार लगने, यहाँ पर जब हम राष्ट्र हित की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर बात निकल करके सामने आती है। उससे क्या होगा, उद्यमिता से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्या होंगे, रोजगार की सुविधा देते हैं, बल्कि समाज को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। उद्यमिता के द्वारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा क्या होता है, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ से फिर प्रश्न आपका बनता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमें क्या लाभ मिलता है, क्यों हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, या उद्यमिता को क्यों हमें प्रश्रय देना चाहिए। तो इससे हमारा अभिप्राय यही होता है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने से क्या है कि उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे कि क्या होता है, तीसरा पॉइंट हमारा निकल के सामने आता है। इससे क्या होगा कि समाज को लाभ होगा। किससे समाज को लाभ होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन से समाज को लाभ होता है, उद्यमिता से यह लाभ होता है। अब बात आती है कि समाज को लाभ, अर्थात समाज को यह कैसे लाभ पहुंचाता है। तो व्यवसायी लोगों के लिए काम कम लागत पर, अब व्यवसाय कैसे हमारे लिए फायदेमंद होता है, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि कोई भी व्यापार जो शुरू होता है
वह कहा गया कि व्यवसायी लोगों के लिए कम लागत पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद, जो प्रोडक्ट होंगे खरीदने में, सामान को लेने में उसमें कम खर्च होगा, और जब उसको बिकेगा तो क्वालिटी अच्छी होने से क्या होगा, गुणवत्ता वाले उत्पादों से उनका उत्पादन करने के लिए नए उत्पादों के नए तरीके को अपनाने का प्रयास करते हैं, और उलझन वाले क्षेत्रों में प्रतिबद्धता के आधार पर जीवन स्तर ऊपर उठ जाता है। तो कैसे जीवन स्तर ऊपर उठ जाता है, तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर पहली बात यह निकल के आ रही है कि कम, क्या कहा गया है, कम खर्च वाले जो हम उससे सामान का प्रयोग करते हैं जिसमें हमारा लागत कम रहता है, और क्वालिटी बढ़ा करके उसकी हम इतने अच्छी व्यवस्था कर देते हैं कि उसका बाज़ार में डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ जाने से क्या है कि उसका मार्केटिंग, उसका सेल, उसका सर्कुलेशन बढ़ जाने से क्या है कि हमारा जो प्रयास होता है वह कई तरीकों से सफल होता है, अर्थात उलझन वाले क्षेत्रों में प्रतिबद्धता के आधार पर जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है। वेरी गुड। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि उद्योगों का विकास। उद्यमिता में क्या है कि उद्योगों का विकास भी होता है। उद्योगों का विकास, शुरू में मैंने कहा कि अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी क्या चाहते हैं कि सरकार को पूंजी न लगाना पड़े, बाहरी तत्व आकर के, या तो बिजनेसमैन हो या विदेश से कोई ऐसी जो सरकार हो जो कि हमारे देश में उसका इन्वेस्ट करे, जिसका उदाहरण आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अडानी ग्रुप क्या है? अडानी, आप बता सकते हैं अडानी ग्रुप क्या है? अंबानी ग्रुप क्या है? अंबानी, टाटा, ये सभी क्या हैं? ये सभी उद्योग लगाने वाले, पैसे वाले पूंजीपति वर्ग हैं जो देश के विकास में उद्योग लगाते हैं, और उद्योग के विकास से क्या होता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, उनके जीवन का विकास होता है। साथ ही साथ व्यवसाय और सेवा दोनों के लिए यह उपयोगी होता है। और क्या होता है, इससे व्यवसाय और सेवा के उत्पादन के लिए नई तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि समाज और उद्योग का काफ़ी विकास होता है। समाज और उद्योग का दोनों का इसका लाभ होता है। शुरू से बता रहा हूँ, पहले उद्योग का विकास होता है और साथ ही साथ समाज का भी विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उद्यमिता बढ़ती कैसे है और कैसे इसको शुरू करना चाहिए, इसके लिए कुछ चरण हैं, स्टेप्स हैं जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या है उद्यमिता की प्रक्रिया, कैसे शुरू की जानी चाहिए, या कौन कौन से ऐसे कदम हैं जिससे कि आप व्यापार को बढ़ा सकते हैं, उद्यमिता विकसित कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चरण दिए गए हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कदम हैं जिस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला जो चरण यह होता है कि व्यवसाय अपनी क्षमता और कमज़ोर लोगों के आधार पर खुद का ध्यान रखते हैं। यहाँ देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल के आ रही है। अपनी क्षमता और कमज़ोर लोगों के आधार पर खुद को ध्यान रखते हैं। यहाँ जो क्षमता से अभिप्राय यह व्यवसाय अपनी क्षमता, अर्थात हम कितना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं, कितना हम अपना सारी बात व्यवस्था को लगा सकते हैं, इसी बात को कहा गया क्षमता। और कमज़ोर लोगों के आधार पर खुद का ध्यान रखना। कमज़ोर लोगों से अभिप्राय यहाँ यह है कि जो मजबूत लोग होंगे वह हमारे से इसका लेन देन नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। जो कमज़ोर लोग होंगे, जिसे इन वस्तुओं के, हमारे प्रोडक्ट के, हमारे सामान की आवश्यकता होगी, वही लोग हमारे व्यापार के साथ आकर के जुड़ते हैं, और उसी से हमारा व्यापार आगे बढ़ता है। जो हमसे धनी हैं, पैसे वाले हैं, या जिन्हें हमारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, वो लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। तो इसीलिए पहला कदम यह होता है कि व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम व्यवसाय कहाँ शुरू करें, अर्थात वैसे जगह पर शुरू करें जहाँ पर कमज़ोर लोग हों, उन्हें हमारी आवश्यकता होगी तभी वो हमारे पास आएंगे और हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। तो अब दूसरी बात निकल कर के आती है कि अब क्या करना है। अर्थात दूसरे चरण में तब वे समस्या, आवश्यकता और इच्छा की पहचान करते हैं। कौन? जब हम व्यापार लगाने जाते हैं तो वहाँ पर हमें 3 चीज़ों को देखना है। वहाँ समस्या क्या आएगी, वहाँ के लोगों की आवश्यकता और हमारी आवश्यकता क्या होगी, और इच्छा को पहचानना, अर्थात बाजार का क्या महत्व है, क्या डिमांड है, उसके अनुसार आपको व्यापार शुरू करना चाहिए, ताकि समस्या से एक अधिकार के अवसर प्राप्त हो, जिससे कि जब आप व्यापार शुरू करेंगे तो अधिक से अधिक आपका एकाधिकार हो, अर्थात अधिक से अधिक आपकी डिमांड बनी रहेगी, जिससे कि लोग आपके व्यापार के प्रति रुझान रखेंगे, आपके प्रति उनका मुखातिर होगा और वह आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। तीसरा चरण क्या होता है, इस पर ध्यान देना है। इस चरण में मुख्य रूप से क्या देखना है कि हम क्या करेंगे। तीसरे चरण में इसमें व्यवसाय चर्चा करेंगे, अर्थात हमारा व्यवसाय क्या है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जो क्या होगा कि व्यवसाय हमारा रचनात्मक होगा, समस्या को हल करने वाला, अर्थात जिस
कमी को लेकर हमने व्यापार शुरू किया था, अर्थात बाजार की डिमांड को लेकर जो हमने शुरू किया था उस समस्या को दूर करने का प्रयास करना। उसके बाद है ग्राहकों की प्रकृति, अर्थात जो हमारे कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनकी क्या डिमांड है, क्या ज़रूरत है, किस चीज़ को वह ज़्यादा खोजते हैं, उस चीज़ को हमको समझना होगा, तब हमारा व्यापार विकसित हो सकेगा। प्राकृतिक सुंदरता को पूरा करने के लिए नए विचारों को विकसित करने होंगे वो अपने व्यापार के तहत, तब जाकर के हमारा रास्ता क्या है कि सफल हो सकेगा। उसके बाद बात आती है चौथा, इस चरण के तहत व्यवसाय के लिए योजना। अब इतना सारा कुछ जब हम समझ जाते हैं तो हमें क्या करना है, व्यवसाय के लिए हमें योजना बनाने की, कैसे अब हमें व्यापार करना है, उस क्षेत्र को अनुसंधान करना है और नई रणनीति बनानी है। ऊपर के तीनों गतिविधियों को देखते हुए अब हम व्यापार को शुरू करने के लिए क्या करेंगे, व्यवसाय के लिए योजना बनाते हैं, अनुसंधान करते हैं और रणनीति। अब प्रश्न यहाँ यह बनता है कि हम व्यवसाय कैसे शुरू करते हैं। यहाँ हम व्यवसाय कैसे करेंगे, इस पर मुख्य रूप से हमें ध्यान देना है। तो व्यवसाय शुरू करने के लिए ऊपर के 3 स्टेप को पार करने के बाद क्या है कि व्यवसाय के लिए हम योजना बनाते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं कि वहाँ जो सभी संसाधन है कैसे हमारे कम खर्च में आसानी से उपलब्ध हो सकता है और उसकी उपलब्धता के ऊपर रणनीति बना करके उसको बाज़ार में कैसे उपलब्ध कराया जाए जिससे कि हमारा फ़ायदा हो, लाभ हो, आर्थिक तरीके और सामाजिक स्तर से। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां चरण क्या कहता है। इस चरण में व्यवसाय पूंजी बनाएं और व्यवसाय योजना का उपयोग करने के लिए पूंजीपतियों को आकर्षित करने का प्रयास करें और फिर व्यवसाय शुरू करें। अर्थात हम क्या करते हैं कि व्यापार शुरू करने के लिए ऐसी सुविधा देते हैं जिससे कि लोग हमारे व्यापार की ओर आकर्षित हो सके और व्यापार के लिए क्या करें, पूंजी हमारे पास हमारे साथ इन्वेस्ट करें जिससे कि मुझे अपने तरफ से ज़्यादा पूंजी न लगाना पड़े। इसीलिए कहा गया है क्या, यहाँ पर जो आप 5वां चरण देख रहे हैं, 5वां चरण यह कहता है कि व्यवसाय जो लगता है कैसे पूंजी से लगाई जाती है और व्यवसाय का योजना बनाइए और उपयोग करिए, पूंजीपतियों को आकर्षित करने का प्रयास करें तथा फिर से व्यवसाय शुरू करना है, तब जा कर के आपका व्यवसाय अब शुरू करने की बारी आ जाती है। और लास्ट में क्या होता है, आइए इस बात को ध्यान देते हैं। लास्ट का जो मुख्य काम होता है कि व्यवसाय का विस्तार। अब व्यवसाय आपने शुरू कर दिया तो व्यवसाय को आप जब शुरू करते हैं तो उसका ग्रोथ कैसा होगा, कैसे लोगों तक पहुंचेगा, अधिक ग्राहक कैसे बने, कैसे वह विकास हो तथा वातावरण के अनुरूप परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। अर्थात वहाँ की जैसी वातावरण होगी, परिस्थिति होगी, उसके अनुसार हमारा उत्पादन होगा और ग्राहक तक कैसे पहुँचे इसका हमें प्रयास करना होता है। इस तरीके से जा कर के हमारा 6 चरण में उद्यमिता को कैसे विकसित करें, व्यापार कैसे विकसित करें, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब बारी है कि हम लोग मानव गतिविधियां जो पढ़ रहे थे यह कैसे उद्यमिता से कैसे प्रभावित होती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि मानव गतिविधियां कैसे प्रभावित होती हैं उद्यमिता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा अपने व्यवसाय के लिए, देखिए यहाँ पर हमारा बार बार यह बात कह रहा है, क्या कह रहा है, व्यवसाय के लिए। शुरू से ही बताया गया है कि उद्यमिता मतलब हो गया व्यवसाय। प्रत्यक्ष रूप से धनात्मक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, और दूसरी ओर जो क्रियाएं होती हैं उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि से संबंधित होती है, जो गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, यहाँ 2 प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं। क्या हो रही हैं, एक जिसमें हम पूंजी लगाते हैं और दूसरा जो होता है वह हमारी संतुष्टि से जुड़ा होता है। तो जो हम पूंजी लगाते हैं उसमें क्या होता है कि पैसे का लेन देन होता है, अर्थात आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और जो हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि का क्रिया होती है उसमें गैर आर्थिक क्रिया होती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला हो गया आर्थिक क्रिया और दूसरा होती है गैर आर्थिक। तो गैर आर्थिक क्रिया में हम पूंजी लगाते हैं, उस धन कमाते हैं, और जो दूसरी क्रिया होती है वह गैर आर्थिक क्रिया है, अर्थात जो हमारा व्यवसाय कस्टमर्स है, जो हमारा उपभोक्ता है, उसको संतुष्ट होने की बात यहाँ पर हो रही है। शारीरिक गतिविधियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान देने की बात है। जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने अभी चर्चा की कि शारीरिक गतिविधियाँ की 2 प्रमुख गतिविधियाँ होती हैं। कौन कौन सी 2 प्रमुख गतिविधियाँ, इस पर हम लोग देख रहे हैं। पहला है आर्थिक क्रियाकलाप और गतिविधि और दूसरा है गैर आर्थिक लेन देन। अब बात आती है कि आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं। तो लोगों के द्वारा, अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, लोगों के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में है कि लोगों के द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाने वाला व्यवसाय, नौकरियों और गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियों के उद्देश्य व्यवसाय के लिए धन या संपत्ति बनाना। अर्थात
जो वह गतिविधि शुरू से बताया जा रहा है जिसमें क्या क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है, उसके बाद हमारा व्यवसाय विकसित होता है, नौकरियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य होता है व्यवसाय भी विकसित होता है और धन संपत्ति बनाना भी होता है। ये सभी आर्थिक में आते हैं। साथ ही साथ उत्पादन और विपणन तथा आर्थिक गतिविधियों के महत्व को भी इसमें शामिल किया गया होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक गतिविधि में मुख्य रूप से हमारे लाभ का ध्यान रखा जाता है कि हमने जो पूंजी लगाया वह कितना सार्थक हुआ। अब बात आती है यहाँ पर महत्वपूर्ण कि आर्थिक गतिविधियों के कितने प्रकार होते हैं। आर्थिक गतिविधियों के कितने प्रकार होते हैं, तो 3, व्यवसाय है, दूसरा है पेशा और तीसरा है रोजगार। जब पूंजी लगती है तो ये 3 मुख्य चीज़ मुख्य रूप से हमारे सामने आता है। पहला है कि कौन सा व्यवसाय होना चाहिए, यह जो हमारा किया गया पेशा है वह कितना हमारा सार्थक होता है, और रोजगार। इन तीनों चीज़ों को हम लोग आगे समझते हैं क्या कहा गया। व्यवसाय, व्यवसाय क्या होता है, ये है एक ऐसी गतिविधि है। व्यवसाय क्या है, एक गतिविधि है। व्यवसाय क्या है, यह एक गतिविधि है जो पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित होते हैं। व्यवसाय क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, लाभ लेते हैं और सेवा देते हैं। यह महत्वपूर्ण आप ध्यान रखेंगे तभी व्यवसाय को हम समझ पाएंगे। क्या होता है, लाभ लेने के लिए पूंजी लगाते हैं, धन लगाते हैं, किस लिए, लाभ के लिए। और लाभ कहाँ से मिलता है, जब हम सेवा के द्वारा अपने उपभोक्ता को संतुष्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, व्यवसाय की बात कही जा रही है कि यह आर्थिक गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। अर्थात पैसे जो लगते हैं वह वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सीधे पैसे से संबंध, व्यवसाय का सीधा सीधा मतलब होता है पैसे लगाना और अधिक से अधिक पैसे रिटर्निंग के रूप में कमा करके जमा करना, इसे हम व्यवसाय कहते हैं। अब पेशा किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या सुनिएगा ध्यान से, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है पेशा किसे कहते हैं। तो पेशा का अर्थ है उन सभी गतिविधियों से जिनके लिए विशेष ज्ञान, पेशा सभी लोग पेशा नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो मुख्य बात ध्यान रखने को है, विशेष ज्ञान और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्या होता है, कौशल की आवश्यकता होती है। जो लोग इन गतिविधियों में से जुड़े होते हैं उन्हें पेशेवर कहते हैं। कौन लोग, जिनके पास ज्ञान विशेष होता है और कौशल की तकनीक होती है जिससे कि नए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, नई गतिविधि से उससे जुड़े होते हैं, उसे हम पेशेवर कहते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट होता है रोजगार। रोजगार किसे कहते हैं, यह भी हमें जानना आवश्यक है क्योंकि उद्यमिता में इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि रोजगार क्या होता है, जब एक व्यक्ति नियमित रूप से दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों और साथियों, क्या कहा गया है कि रोजगार किसे कहते हैं। तो रोजगार का अर्थ होता है एक व्यक्ति नियमित रूप से अपना प्रतिदिन, महीना का, सप्ताह का, दिन के प्रति कुछ समय निर्धारित होते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, अपना अपना सबका रोजगार होता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है कि जब एक व्यक्ति नियमित रूप से दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है और उसके बदले में पैसे का लेन देन होता है, इन व्यक्तियों को कर्मचारी कहा जाता है। कौन, जो पैसे लेते हैं, काम के बदले पैसे लेते हैं और हम पैसे पाते हैं, अर्थात हम क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं। इन व्यक्तियों को कर्मचारी कहा जाता है। एक व्यक्ति जो इन लोगों को रोजगार देता है उसे हम नियोक्ता, एम्प्लॉयर कहते हैं, और जो काम करते हैं उन्हें हम एम्प्लॉई कहते हैं, अर्थात रोजगार देने वाला नियोक्ता कहलाता है, नियुक्ति देता है। अब दूसरा है गैर आर्थिक गतिविधियाँ। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्थिक गतिविधियाँ और गैर आर्थिक गतिविधियाँ। तो गैर आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, तो ऐसी गतिविधियाँ जो लोगों के मनोवैज्ञानिक संतुष्टि से संबंधित है और गैर आर्थिक गतिविधियों के रूप में जानी जाती है, अर्थात इसमें पैसे लेन देन की कोई बात नहीं होती है, इसीलिए इसे गैर आर्थिक गतिविधि कहा गया है। इन कार्यों का फल धन का सृजन नहीं होता बल्कि मानसिक संतुष्टि। बहुत इसमें आपका प्रश्न बनता है कि गैर आर्थिक गतिविधियाँ कैसे जुड़ी होती हैं, तो उसको हम कहते हैं, उसे कहा जाता है मानसिक संतुष्टि को गैर आर्थिक गतिविधि से जोड़ना कहते हैं। और इस प्रकार के आयोजन लोगों को सुख और शांति प्रदान करते। क्या करते हैं, सुख और शांति प्रदान करते हैं। कौन, गैर आर्थिक गतिविधियाँ। यह हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या कहा गया है कि गैर आर्थिक गतिविधियाँ ऐसी गतिविधियाँ हैं जो लोगों की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि से संबंधित होती है, अर्थात यहाँ
मानसिक संतुष्टि से जुड़ी होती हैं, गैर आर्थिक गतिविधियों के रूप में जानी जाती है और इन कार्यों का फल धन का सृजन नहीं बल्कि मानसिक संतुष्टि होती है। किन का? गैर आर्थिक गतिविधियों का। और आगे क्या कहता है कि इन कार्यों का फल धन का सृजन नहीं होता है, इसमें हम पैसे नहीं कमाते हैं बल्कि मानसिक संतुष्टि मिलती है और इस तरह के आयोजन को सुख शांति प्रदान करता होता है। क्या होता है? इसमें सुख शांति मिलता है, इसमें पैसे नहीं मिलते हैं, इसमें सुख शांति मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ? ध्यान देने की बात है, क्या कही जा रही है इस पर भी हमें ध्यान देना है। गैर आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? गैर आर्थिक गतिविधि, ऊपर हमने अभी पढ़ा कि आर्थिक गतिविधियाँ, अब यहाँ पढ़ना है गैर आर्थिक गतिविधियाँ। तो गैर आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ गैर आर्थिक अर्थात पैसे की कोई बात नहीं होगी। तो ऐसी गतिविधियाँ जो लोगों के मनोवैज्ञानिक संतुष्टि से संबंधित अर्थात मानसिक रूप से जो लोगों को संतुष्टि प्रदान करती है, उसमें पैसे की बात नहीं होती है, उसे हम गैर आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। इसमें आपसे प्रश्न बनेगा कि गैर आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? तो इसमें मुख्य रूप से आपको जवाब देना होगा कि इसमें मनोवैज्ञानिक संतुष्टि संबंधित होती है, गैर आर्थिक गतिविधियों के रूप में जानी जाती है। इन कार्यों का फल धन का सृजन नहीं अर्थात इसमें धन का कमाई का कोई मतलब नहीं रहता है, सृजन नहीं होता बल्कि मानसिक संतुष्टि मिलती है अर्थात हम लोग मेंटली पीस पाते हैं, शांति पाते हैं। इस तरह के आयोजन लोगों को सुख शांति प्रदान करते हैं अर्थात इसका क्या उद्देश्य होता है? गैर आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है सुख शांति प्रदान करना। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, आखिरी में क्या कहा गया है कि गैर आर्थिक गतिविधियों का जो शुरुआत होती है परिवार उन्मुख गतिविधियां भी शामिल होती हैं अर्थात हमारे घर में जो कुछ विकास का काम होता है, बच्चों की पढ़ाई, फंक्शन, घर में निर्माण कार्य, इसमें हम पैसा कमाते नहीं हैं बल्कि हम अपनी संतुष्टि के लिए ये सभी कार्य करते हैं। इसलिए कहा गया है कि गैर गतिविधियों में जो है कि गैर आर्थिक गतिविधियों में परिवार उन्मुख गतिविधियां भी शामिल होती हैं। परिवार के सदस्यों को उनके काम के लिए हमें मदद करना चाहिए। चलिए मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, आज का यह उद्यमिता चैप्टर 211 का पहला टॉपिक समाप्त हुआ। इसमें कुछ और टॉपिक बचे हैं। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपकी STT की जो परीक्षा आने वाली है उसमें यह टॉपिक काफ़ी उपयोगी साबित होगा। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाएगा, आपको और मनोबल बढ़ाएगा तथा आपके कार्य में यह सहायक होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए विषय वस्तु को लेकर के। तब तक के लिए आप ध्यान दें पढ़ाई पर, अपनी तैयारी पर तथा स्वस्थ रहें और फिर एक नए वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।